कुछ बातें हमने आपको बताई थी कल, क्या कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं। जो हमसे सबसे करीब टॉपोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद हर लेयर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें मैंने आपको बताई थी। तो एक एक करके जरा रिकॉल करते हैं ताकि आज हम प्रॉपर जो किताब में लिखा है उसे भी, खैर ये भी किताब में लिखी हुई है बट उस तरह नहीं जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था। तो मैं आपसे पूछता हूं जरा ट्रोपोस्फेयर के बारे में कोई खास बात बताओ, जिससे पूछूं वही बताएगा। लेट्स सी। ऐसा गुमान है कि जो बच्चे आगे बैठते हैं उन्हें सब पता होता है, तो बताओ बेटा। ट्रोपोस्फेयर, बस सही, काफी, एक ही काफी है, शाबाश। कि ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर का 80% मास मौजूद होता है। बिल्कुल सही बात। ट्रोपोस्फेयर के बारे में कोई एक बात बताएं। नहीं याद आ रहा तो कोई और बात बता दो, इतनी सारी बातें की थी मैंने। 12 किलोमीटर एन एवरेज हाइट होती है उसकी, ठीक है, सही है। आप बताओ बेटा, जो मुंह छुपाते है उसी से पूछता हूं मैं। ट्रोपोस्फेयर के बारे में कोई एक बात बताओ। वो तो बात हो गई। कोई खास बात जो सुनकर आपको मजा आ गया हो। नहीं मजा आया तो मैं क्या कर सकता हूं फिर, आप बताओ। दो चीजों को मिक्स कर दिया आपने। आप बताओ उर्दू में। एरोप्लेन इसी लेयर में फ्लाई करता है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, डिफरेंसेस में जाओ, लास्ट पॉइंट देखो, वहां लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर में जहाज उड़ना मना है, लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में। जहां तक मेरी मेमोरी है, आपकी किताब देखे हुए अरसा हो गया, अभी अरसा नहीं हुआ, ऐसे बोल रहा हूं। लिखा हुआ है सेकंड लास्ट है आई गेस। क्या लिखा हुआ वहां पर, पढ़ो। प्रोहिबिटेड मतलब जहाज वहाज उड़ना क्या ऐसा ही है क्या? हाँ वही मैं कह रहा हूं, क्या स्ट्रेटोस्फेयर में जहाज नहीं उड़ सकते? उड़ सकते हैं, लेकिन बॉयंसी फोर्स को मैनेज करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जहाज उड़ते हैं, जो हमारी जो नॉर्मल फ्लाइट्स होती हैं पैसेंजर वाली, वो नहीं उड़ती। एक ही आई गेस थी, नाम मैं उसका भूल रहा हूं, फिर वो कुछ परेशानियां आ जाती हैं, सोनिक बूम टाइप, खैर वो एक अलग कहानी है। और कोई बात ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो हम भूल रहे हैं? जी, जितनी हाइट पर जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, जबकि हाइट पे जितना हम जाएंगे हम सूरज के उतने करीब हो जाएंगे, तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है? नो, नो। अरे क्या कर रहे हो भाई, इतने मजे मजे की कहानी सुनाई थी, लग रहा है। ट्रोपोस्फेयर में आप हाइट पे जाते जाते हो तो टेम्परेचर गिरता जाता है, जबकि आप सूरज के तो करीब जा रहे हो तो हीट तो बढ़नी चाहिए। क्या किसी को एक खास बात याद है? मैंने बताई आपको। यस, बिल्कुल ठीक है, कि जो एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है वो सन नहीं है, वो है अर्थ। और क्या कहानी बताई थी मैंने कि भाई विजिबल लाइट आती है, एटमॉस्फेयर से पार हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, अर्थ उसे एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड एनर्जी वेवलेंथ के जरिए वो रिलीज करता है, देन उसे कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बढ़ने में सूरज का कोई अमल दखल नहीं है, जमीन रीजन है। तो जमीन से जितनी दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना कम हो जाएगा। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टेम्परेचर -55 -56 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कहां पर बेटा? ट्रोपोस्फेयर में। आपकी बुक में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मे भी आपको डिफरेंट, अगर आप इंटरनेट पर जाओ और डिफरेंट जगहों पर पढ़ो तो वहां पर
तकरीबन 40 डिग्री के आसपास लिखा होता है, -40 डिग्री, ठीक है, बट ठीक है, ये भी अपनी जगह करेक्ट है, सही है। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में कोई खास बात बताओ, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में कोई खास बात? नो, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात, ये भी कोई खास बात नहीं है। खास बात जल्दी। नो, ओजोन लेयर होती है, ये खास बात है। स्ट्रेटोस्फीयर को खास तो यही बना रहा है, हाइट पे होने से खास थोड़ी ना हो गया, ठीक है। खास क्या है कि ओजोन लेयर यहां पर मौजूद है, और ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा, गैस एक्सपेंड हुई, ट्रोपोस्फीयर गैस ठंडी है, कंप्रेस हुई है, एक बाउंड्री बन जाती है जहां पर ये नीचे जो ट्रोपोस्फीयर के मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर नहीं जा पाते, ठीक है। वाई? क्योंकि ठंडी गैस को तो ऊपर उठने की कोई वजह ही नहीं है ना, तो वो नीचे ही रहेगी, और वो बाउंड्री जो है वो क्या कहलाती है, ट्रोपोपॉज कहलाती है। याद है आपको? चलो ठीक है, मीजोस्फीयर के बारे में बताओ। मजे मजे की बातें आपको बता देंगे। ओहो, क्या सर्कल बनाया मैंने, क्या बात है, बनाते ऐसे, ये तो कर तुक्के में बना है। हाँ, मीटियोर शावर कहां पर होते हैं, मीजोस्फीयर में होते हैं। थर्मोस्फीयर की कोई एक मजे की बात बताओ। वहां पर टेम्परेचर की मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर 1000 डिग्री प्लस होता है, लेकिन फिर भी वहां पर ठंड होती है। क्यों होती है मुझे एक्सप्लेन नहीं करना दोबारा, ठीक है। क्या सर्कल बनाया है ना, क्या बात है। ये क्या है, ये जमीन है, ये बोर्ड है बेटा। अब क्या है, ये है अर्थ, ठीक है। अब आ जाओ जरा ट्रोपोस्फीयर के टॉपिक पर। वहां जो बातें लिखी हुई हैं वो बस लिखी हुई हैं, एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा, ठीक है। हम भी तो किसी मर्ज की दवा है ना भाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, जिसकी हाइट वेरी करती है 11 किलोमीटर से 19 किलोमीटर के दरमियान, है ना। पोल्स पर क्या लिखा हुआ है, पोल्स पर 11 किलोमीटर, ठीक है, और इक्वेटर पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इक्वेटर पोल नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना, पढ़ो। अरे यहां नहीं भाई, यहां पर, ये देखो पलटो, ये है, ठीक है, 9 किलोमीटर है। मतलब पोल्स पर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फीयर की हाइट कैसी है, कम है। अच्छा, पोल क्या होते हैं पता है किसी को, पोल और इक्वेटर क्या होते हैं? देखो, हमने जमीन पर ना कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हुई हैं, ऐसी देखो, मैंने बहुत गंदी खींची है, सर्कल तो बहुत अच्छा बनाया था। इस तरह कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, पता है आपको? ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप लाइंस हैं इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये होता है, लैटिट्यूड कहते हैं, करेक्ट। तो ये क्या है बेटा, लैटिट्यूड। कहां पर पढ़ते हो ये आप? पीएसटी में, क्या बात है, पीएसटी में कुछ तो पढ़ाया। मतलब मैं सरगफ्फार की बात नहीं कर रहा बेटा, किताब की बात कर रहा हूं। सरगफ्फार की क्या गलती है इसमें? और ये जो ये वाली लाइन से, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, सही है। अब जरा ध्यान दो, वो वाला लैटिट्यूड जो आपकी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। बात समझ आ रही है? इक्वेटर क्या है, वो आपके पास लैटिट्यूड की लाइन जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में तकसीम कर दे, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। ऊपर वाला एक हेमिस्फीयर है, एक नीचे वाला हेमिस्फीयर है, समझ रहे हो बात? ऊपर वाला क्या होता है,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न होता है साउदर्न होता है, नॉर्दर्न होता है गैस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं, ये पूरा स्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर और आधा स्फीयर नीचे, दिस इज, समझ रहे हो? ऐसा ही है ओके। और जमीन जो है ना, जमीन, अगर आप अर्थ की बात करो ना, अर्थ का सेंटर ये है, वो अपने सेंटर के गिर्द नहीं थोड़ा टिल्ड घूमता है इस तरह, ठीक है, मतलब जमीन इस तरह नहीं घूमेगा, वो थोड़ा इस तरह घूम रहा होता है। बात समझ आ रही है? अर्थ को मैं इन 2 पॉइंट से पकड़ूं और घुमाऊं, कैसे घूमेगा? अर्थ वैसे रोटेट करता है, बिल्कुल सेंटर से रोटेट नहीं करता। ये जो पार्ट है बिल्कुल आप इस वाले पार्ट को कह लो, ये कहलाता है नॉर्थ पोल, और ये कहलाता है, ये वाला ये कहलाता है साउथ पोल। नाम सुने इनके? नॉर्थ पोल, साउथ पोल सुना है? यहां पर बर्फ बर्फ होती है भाई, होती है ना? क्यों? अब जरा सोचो, इस पार्ट में देखो कम धूप पड़ेगी, इस पार्ट में कम धूप पड़ेगी, ये जगह इक्वेटर पर कितनी जगह है? बात समझ आ रही? तो ज्यादा सूरज की रोशनी कहां पड़ेगी, पोल पर या इक्वेटर पर? इक्वेटर पर। तो जब ज्यादा धूप यहां पड़ेगी तो यहां की गैस ज्यादा गर्म होगी, इसके यहां का एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होगा इसके मुकाबले, तो बर्फ कहां जमेगी? जहां की हवा ठंडी होगी। और एक और मजे की बात, अगर इक्वेटर पर हीट ज्यादा पड़ रही है तो यहां की गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंशन की वजह से जगह ज्यादा घेरेगी। ऐसे ही है ना, एटमॉस्फेयर ज्यादा जगह घेरेगा भाई। यहां की हवा ठंडी है तो जगह भी, तो क्या ये वाली बात समझ आ रही है? पोल पर आपका ट्रोपोस्फीयर पतला होता है और इक्वेटर पर एटमॉस्फेयर थोड़ा बड़ा हो जाता है। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि यहां पर धूप ज्यादा पड़ती है, जब धूप पड़ेगी तो हवा क्या हो जाएगी? गर्म। जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो ज्यादा फैल जाएगी, और ज्यादा फैलने को ही मैं कह रहा हूं, ज्यादा दूर तक। कहां तक जाएगी बेटा? 17 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 17 किलोमीटर इक्वेटर पर, और जो पोल है यहां पर तकरीबन 9 किलोमीटर। और एक एवरेज निकाल लूं तो कितना बनता है? 12 किलोमीटर एन एवरेज। तो ये वाली बात समझ आ गई कि इक्वेटर पर जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा थिक रहेगा, और पोल पर एटमॉस्फेयर थोड़ा, अगर मैं बनाकर आपको दिखाऊं तो ऐसे दिखेगा आपका एटमॉस्फेयर। ये है आपका एटमॉस्फेयर, पोल से कम, इक्वेटर से ज्यादा। क्यों है कम ज्यादा? बात समझ आ गई? तो किताब में लिखा हुआ है, मैंने बता दिया। समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो पूछ लो, और नहीं समझना तो मत पूछो। तीनों में मैं खुश हूं। ये वाली बात समझ आ गई? ओके, आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूं, पूरे एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? ये क्लियर कर दूं। हाँ भाई, मतलब कुछ नई बात जो पहले हमने नहीं की, प्लेन से यहीं पर फ्लाई करते हैं, बता दिया मैंने आपको। और ये ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, भूल ना जाना। ओके, तो क्या कह रहा था मैं? ओके, तो 80% मास आपके एटमॉस्फेयर का कहां पर होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। वाई? अर्थ के ज्यादा करीब है, जरा ग्रेविटी का भी चक्कर आ जाता है, ठीक है? और क्या? अब आ जाते हैं हम अपने एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, क्या है उसमें भाई? ट्रोपोस्फेयर में भी है और वगैरह वगैरह सब में, ठीक है?
तो अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूं तो ज्यादातर जो मेरा फोकस है उस जगह पर है जहां पर 80% मास है, ठीक है। तो आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस है बेटा? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, जीनॉन है, जीनॉन भी है, सॉरी क्रिप्टॉन भी है, थोड़ा सा हाइड्रोजन भी है, हीलियम डाल तो दिया, CH4 भी है और कुछ वाटर वेपर भी है। मतलब N2 78%, वाटर सॉरी ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.9% और इन सब को मिलाकर अदर गैसेस कोई 0.2% बनेगा आई गेस। कितने बन गए ये? 0.2%। और अगर आप आर्गन को भी मिला लो, मतलब इन दो गैसेस के अलावा बाकी सबको देखो, तो ये मिला जुलाकर आपको 1% बनाकर देती हैं ऑलमोस्ट। मतलब आपके पास मेजर जो गैस है आपके एटमॉस्फेयर में वो कौन है? वो है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए सबसे कारामद गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन क्यों है एटमॉस्फेयर में इतना? प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। ये टॉपिक किसी और दिन के लिए। क्या हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है ना? कोई और गैस भी तो ज्यादा हो सकती थी, तो ये टॉपिक किसी और दिन। बट फिलहाल इतनी बात समझ आ गई ट्रोपोस्फेयर के बारे में। उस पैराग्राफ को रीड करो, ऐसी कोई बात जो मुझसे मिस हो गई हो मुझसे पूछ लो। यहां पर कुछ ज्यादा कर दिया, वहां पर कम कर दिया, गंदा लग रहा है। थोड़ा कम कर देता है। बस सही है, समझ जाओ। पढ़ो बच्चों पैराग्राफ को। ऐसी कोई बात जो मुझसे रह गई हो मुझसे पूछो। कुछ रह गया? आप लोग तो बोलोगे नहीं भाई, मैं ही पढ़ लूं। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ रहा या नहीं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एन एवरेज हाइट ऑफ 12 किलोमीटर, although the altitude varies from about 9 to 17 kilometer, 9 kilometer at pole, 17 kilometer at equator। पोल क्या है, इक्वेटर क्या है, समझ आ गया। इक्वेटर पर ज्यादा और पोल पर कम क्यों, समझ आ गया। ओके, लिखा है दिस इज वेयर वी लिव एंड इवन एवरी प्लेन फ्लाई मोस्टली weather is in the layer affect our daily life। Around 75.80% of the mass of atmosphere is in troposphere। सर आपने 80 क्यों लिखा? क्योंकि अगले पेज में 80 भी लिखा हुआ है, 75 भी है, तो एक रेंज आप बना लेना 75 to 80। ठीक है, कहां पर? ओके, दोनों किताबों में अलग अलग है, बट आप एक एवरेज बना लेना। वैसे 80 इज परफेक्टली फाइन, कुछ मिस नहीं किया हमने। एक सवाल का मुझे जवाब दो। यहां पर लिखा हुआ है और मैंने भी कहा कि जो वेदर चेंज है उसका ताल्लुक सिर्फ किससे है? ट्रोपोस्फेयर से है। स्ट्रेटोस्फेयर में भी जबकि गैसेस मौजूद हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर हमारे मौसम पर असरअंदाज क्यों नहीं होती? कोई अक्लमंद इंसान, मैंने रीजन बताया हुआ है, बस आपको रीजन करना आना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर हमारे डेली लाइफ के वेदर को इफेक्ट क्यों नहीं करता।
क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका दिल नहीं करता है। नहीं बेटा, क्योंकि मैंने बताया ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान एक ट्रोपोपॉज होता है। टेम्परेचर का इतना डिफरेंस होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर की गैस ट्रोपोस्फेयर में आ ही नहीं पाती, ना ट्रोपोस्फेयर की गैस। समझ रहे हो बात? ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सीलिंग। बट आप छोड़ दो, जाने दो। मतलब इस ट्रोपोपॉज को हम थर्मोडायनेमिक सीलिंग भी कहते हैं। खैर, अब आ जाएं स्ट्रेटोस्फेयर पर। किस पर आ जाएं? देखते हैं क्या बात हो रही है। कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फेयर एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय ट्रोपोपॉज। This layer extends from the top of the troposphere at roughly 12 km above the Earth's surface to the stratosphere at the altitude of about 50 to 55 km. The higher the altitude, the hotter is the atmosphere. Unlike the troposphere, the stratosphere gets its heat from ozone layer, absorbing radiation from the sun. As a result, it gets warmer the further away you get from the Earth. There are less water vapor and other substances in the layer. Weather balloon goes as high as stratosphere. क्या कोई ऐसी बात जो मैंने मिस की थी पहले? जवाब है नहीं, बट मैं चीदा पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि जो सेकंड आपकी लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो स्ट्रेटोस्फेयर है, जो जमीन से कहां तक 50 से 55 किलोमीटर ऊपर तक होती है। स्टार्ट कहां से होती है? एन एवरेज 12 किलोमीटर, जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो जाता है कौन? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन लेयर भी यहीं पर होती है। ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना? और फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि वेदर बलून्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर तक ही जा सकते हैं, उससे हायर नहीं जा सकते। वेदर बलून पता है ना, बना हुआ भी है यहां पर। ओके, ठीक है। पेज नंबर 76। डिफरेंसेस हैं। चूंकि मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर दोनों कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, डिफरेंसेस को खुद ही पढ़ो, खुद ही कंपेयर करो, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो खुद ही मुझसे पूछ लो। शाबाश। उसके बाद पोल्यूशन पर बात करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। पोल्यूशन अर्थ तो मूव कर रही है, तो क्या साउदर्न क्या नॉर्दर्न? थोड़ी देर कल आज ऐसी है, कल तो ऐसी हो जाएगी, है ना? नो, अर्थ मूव नहीं कर रही, अर्थ तो स्पिन कर रही है ना। लेट्स सपोज अभी अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां है? ऊपर। तो शाम में कहां जाएगी? ये क्या हुआ? अर्थ ऐसे नहीं घूमती, ऐसे घूमती है ना? फिर ईस्ट वेस्ट में मसला नहीं हो जाएगा? करेक्ट। चेंज नहीं होता। अरे अभी देखो, आप लोगों का दिमाग खराब करता हूं मैं। लेट्स मजे मजे की बात है, आप लोगों को क्या क्या बताऊं। एक शख्स यहां खड़ा हुआ है, कहां पर? नॉर्थ पोल पर, ठीक है। एक खड़ा है साउथ पोल पर। ऐसे ही खड़ा होगा ना, ये ऐसे ही खड़ा होगा ना, या सर जमीन पे लगा के खड़ा होगा? ऐसे ही खड़ा होगा ये, करेक्ट। चांद निकला हुआ है, सही है, और चांद पर एक पैटर्न बना होता है, करेक्ट। चांद पर एक लेट सपोज पैटर्न बना हुआ है, आसान सा बनाते हैं। क्या बनाऊं? लेट सपोज ट्राइंगल बनाता हूं। वैसे चांद पर अपने पैटर्न कुछ बने हुए होते हैं, करेक्ट। इस शख्स को ये ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन इस शख्स को
इस शख्स को कैसे दिख रहा होगा? मतलब अगर इसी चीज को मैं यहां पर रेप्लिकेट करूं, है ना, और इसे मैं सीधा करूं, तो इस शख्स को ये उल्टा दिख रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई शख्स साउथ पोल पे खड़ा है तो उसे चांद उल्टा नजर आ रहा होगा एज कंपेयर टू इसके, है ना, या नहीं? क्या ख्याल है? अगर अर्थ रोटेट कर रहा है, इंसान नहीं कर रहे, तो एक बड़े तो एक बड़े मजे की बात है, आपको कभी ट्रैवल करने के लिए जहाज और गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई तारिक रोड यहां पर है ना, और सिर्फ जमीन घूम रही है, तो आधे घंटे बाद तारिक रोड तो यहां मेरे पैर के नीचे आ जाना चाहिए, है ना। अबे सब घूम रहे हैं भाई जमीन के साथ, तारिक रोड भी घूम रहा है और अंगी टाउन भी घूम रहा है। अगर ऐसा होता कि इंसान नहीं घूम रहे, सिर्फ जमीन घूम रही है, तो ऐसा ही होता ना, लालू खेत आ जाता है यहां पर, बिना वीजे के अमेरिका में खड़े होते हैं हम, आधे घंटे बाद अमेरिका में होते हैं, कल सुबह उठते हैं यूरोप में, फिर कहीं और पहुंच जाते, गड़बड़ हो जाती। तो बेटा आप भी घूम रहे हो साथ में, और आपका एटमॉस्फेयर भी साथ में घूम रहा है, और एटमॉस्फेयर में जो चीजें हैं सब घूम रही है। वरना जरा सोचो ना कि अगर एक जहाज यहां पर मौजूद है तो उसे उड़कर अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? वो बस ऊपर होकर रहे, जमीन घूमकर खुद ही अमेरिका प्लेन के नीचे ले आए, ऐसा होना चाहिए। बेटा सब घूम रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर भी, और एटमॉस्फेयर में जो चीजें हैं सब घूम रही हैं। बात समझ गए? तो इस बात का अब जवाब दे दो, इस शख्स को चांद उल्टा नजर आएगा या नहीं? या दोनों को ऐसे ही नजर आएगा? कोई मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर दे कि सीधा क्यों नजर आएगा, जबकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं उल्टा नजर आएगा। कोई आर्ग्यू है आपके पास? मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि इसे उल्टा क्यों दिखेगा, और सस्पेंस खत्म करता हूं, हां इसे उल्टा दिखता है और इसे सीधा दिखता है, इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। अगर इसे चांद का पैटर्न यहां दिख रहा है तो इस वाले को यहां दिख रहा होगा, समझे? मतलब आप नॉर्थ पोल पर जाकर चांद की तस्वीर लो और आप साउथ पोल पर जाकर चांद की तस्वीर लो, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्ट होंगे, मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के। कैसा? और एक और बात बताओ, इधर मौजूद बंदा और इधर मौजूद बंदा, इन दोनों को भी चांद अलग अलग दिखेगा? जवाब है हाँ, ऐसा ही है। ये चांद का ब्राइट पार्ट होता है, पीछे डार्क पार्ट होता है, डार्क पार्ट किसी को भी नजर नहीं आता। वाई? क्योंकि चांद हमेशा एक ही मुंह आपकी तरफ करके रखता है, ठीक है, इसे कहते हैं टाइडल लॉक। मून टाइडली लॉक है अर्थ के साथ, वो हमेशा एक ही शक्ल आपको दिखा के रखता है। डार्क साइड चांद का नजर हमें नहीं आता, चाहे वो यहां पर कोई हो, यहां पर हो, यहां पर हो, या खैर ये तो फजूल सी बातें हैं, हम एटमॉस्फेयर में थे, कहां से कहां चले गए। और भी बहुत मजे मजे की बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं बतानी। डिफरेंसेस पढ़ लिया आपने? कोई सवाल है तो पूछो, कोई ऐसी नई बात जो आपने खोज निकाली हो। इनमें से कोई बात मजे की लगी आप लोगों को? कौन सी बात मजे की लगी? चांद उल्टे दिखते हैं, वाकई दिखते हैं। अभी चांद देखोगे आपको नजर आएगा, हां चमकता हुआ नजर आएगा। जब आप चांद पर जाकर जमीन को देखोगे तो क्या जमीन भी चमकेगा चांद की तरह? जमीन चांद के मुकाबले 30 से 40% और ज्यादा चमकेगा। मतलब जितना अभी आपको चांद चमकता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप चांद पर जाकर अर्थ को देखोगे तो अर्थ इस चांद के मुकाबले ज्यादा चमक रहा होगा। कितने मजे की बात है। बात कर लेते हैं उस पर कि क्योंकि मॉलिक्यूल आ गया बीच में। भाई ग्रेविटी, आपके सर ने कहा ग्रेविटी नहीं होती, अपने लिहाज से आपके सर ने सही कहा है, ग्रेविटी होती है, लेकिन जिस तरह हम ग्रेविटी को परसीव करते हैं ग्रेविटी वैसी नहीं होती, ठीक है।
हम कहते हैं कोई चीज किसी चीज को अट्रैक्ट करिए, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्या फिजिक्स के सर से लड़ने मत लग जाना प्लीज, ठीक है। आगे जाओगे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, अब बड़ी क्लासेस पता नहीं कितनी बड़ी क्लासेस, शायद ग्रेजुएशन मास्टर्स में, या फिर आप खुद भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा कि ग्रेविटी जो फोर्स आपको बनाकर बताई जाती है क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, न्यूटन के मुताबिक, ग्रेविटी वैसी होती नहीं है। ये कोई फोर्स नहीं है जो एक दूसरे को पुल कर रही है, ये जो है आप समझ जाओगे फ्यूचर में। सवाल ये है कि ग्रेविटी हर चीज पर एक्ट करती है, तो गैस के मॉलिक्यूल पर क्यों नहीं अटैक वो कर रही। देखो आपके पास जो ग्रेविटी है ना, अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स जो आपको समझ आती है उसका सहारा लेकर समझाऊं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि Gm1m2 बाय r का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपकी, जो G है, ठीक है, वो डायरेक्टली, यही फॉर्मूला होता है आपके पास। क्या होता है, सॉरी, F इज इक्वल टू Gm1m2, ठीक है। लेट सपोज m1 जो है मास ऑफ अर्थ है और m2 जो है वो मास ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके दरमियान आप फोर्स निकाल रहे हो, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा। अब मुझे एक बात बताओ कि इन कंपैरिजन विद अस और इन कंपैरिजन विद वो चीजें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है। ऐसा कहते हैं कि बाल की जो विड्थ होती है ना, नॉर्मल जो हेयर्स की विड्थ है, अगर आप विड्थ को देखो तो एक के ऊपर एक आप 10 लाख एटम खड़े कर सकते हो, इतना छोटा एटम होता है। मॉलिक्यूल भी गालिबन कोई इतना ही होता है, एक्सपोनेंट -10 मीटर या समथिंग ऐसे ही, ठीक है। तो मॉलिक्यूल है बहुत छोटा, तो उसका मास भी क्या होगा, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, मॉलिक्यूल हैं बहुत छोटे। अब मॉलिक्यूल छोटे हैं तो उनका मास भी, मास कम है तो उन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहे होते हैं और ग्रेविटी उन पर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा कम। समझ गए, ग्रेविटी उन पर एक्ट करती है जब भी तो ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में कम है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जमीन के करीब है तो ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी उस पर, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं करेगी जितनी आप नॉर्मल चीजों में देखते हो। वाई, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, ओके।